हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम क्या है? कॉयल एंड पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप लेसन आपने अच्छे से रीड किया होगा। फिर भी हम एक छोटा सा ओवरव्यू जो है चैप्टर का लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर एक्चुअल में है क्या क्या। ठीक है, कीवर्ड्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूल्स की। व्हाट इज फ्यूल? फ्यूल क्या है? तो देखिए यहाँ पर फ्यूल क्या है। Fuels, the substance which are burnt to produce heat energy. ऐसे सब्सटेंस जो क्या कर रहे हों, हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। देखो फ्यूल है क्या? ईंधन। ईंधन का मतलब क्या है? आप जब ईंधन पे ही खाना बनाते हो, खाना कैसे बना पा रहे हो? क्योंकि वो जब जलता है तो वो हीट देता है। तो हीट प्रोड्यूस करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं, जब हम उन्हें जलाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? फ्यूल कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? ईंधन कहलाएंगे। द सब्सटेंस विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल। ऐसे सब्सटेंस जो जलाने पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करें उसे हम क्या कहेंगे? फ्यूल कहेंगे, ईंधन कहेंगे। ठीक है, हिंदी वालों को भी साथ साथ हो ही रहा होगा। फिर सेकंड है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या है? जीवाश्म ईंधन क्या है? द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस that were formed from the remain of the plant and animals which got buried under the surface of earth over millions of years. जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस को क्या कर दिया है? जो ज्वलनशील, कंबस्टिबल का मतलब जो ज्वलनशील पदार्थ हैं, जो जलने वाले पदार्थ हैं, दैट वर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेनिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। देखो यहाँ पर कह रहा है जो फॉसिल फ्यूल है ना, वो बने कैसे हैं? जो प्लांट और एनिमल्स का वेस्ट है ना, प्लांट और एनिमल्स का जो रिमेन्स है, जो बचे हुए पदार्थ हैं, जब वो अर्थ के सरफेस के नीचे दब जाते हैं और उन्हें दबे हुए को लाखों साल हो जाता है तो हमें एक ज्वलनशील पदार्थ मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। मिलता कैसे है? प्लांट और एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं, जो बचे हुए पदार्थ हैं, जब वो धरती के नीचे दब जाते हैं और उसे लाखों साल हो जाएंगे, लाखों साल बाद वो किस में चेंज हो जाता है? फॉसिल फ्यूल में। फिर उसके बाद है कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन क्या है? देखिए, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बरिड इनसाइड द अर्थ अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर टू प्रोड्यूस कॉयल। जो ऊपर अभी हमने पढ़ा जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी तो जीवाश्म ईंधन ही है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बरिड इनसाइड द अर्थ अंडर हाई टेम्परेचर। जो प्लांट और एनिमल्स जो कि अर्थ के नीचे दब गए थे, अर्थ के नीचे दबने का मतलब काफी नीचे वो दबते गए तो नीचे जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो धरती की गर्मी भी होती है, टेम्परेचर क्या हो गया? हाई हो गया। टेम्परेचर हाई होने की वजह से लाखों साल लग भी गए, उसको दबे हुए पड़े हुए हैं वो। धीरे धीरे जो प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस से जो अब नया आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। मीन्स कोयला कैसे बनता है? प्लांट और एनिमल्स के जो रिमेन्स होता है, जब वो लाखों सालों तक धरती के नीचे दब जाता है तो उस धरती के नीचे टेम्परेचर क्या है? हाई। अंडर हाई टेम्परेचर ये जो रिमेन्स है ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोयले में। ठीक है। फिर है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉयल। इंपॉर्टेंट है ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन देखिए क्या होता है? कोयले का प्रक्रमण। कोयले का प्रक्रमण, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कॉयल टू हाई टेम्परेचर। देखिए 1000 डिग्री टेम्परेचर से भी ज्यादा, 48-45 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग कितनी गर्मी फील करते हैं, और ये है 1000 डिग्री, 1000 डिग्री सेल्सियस, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कोयले को गर्म करना कब? 1000 डिग्री टेम्परेचर पर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में कोयले को क्या किया गया है? गर्म किया गया है अंडर हाई टेम्परेचर। मेन कंडीशन जो यहाँ पर रहेगी एब्सेंस ऑफ एयर है। एयर की क्या रहती है यहाँ पर? एब्सेंस रहती है, ये मेन पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर में कोयले को हाई टेम्परेचर पर गर्म करना क्या कहलाता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या फिर कोयले का प्रक्रमण। ठीक है, हिंदी में भी यही है, वैसे तो मैं साथ साथ बोल ही रही हूँ। कोयले को 1000 डिग्री सेल्सियस ताप से अधिक पर, देखिए 1000 डिग्री या उससे ज्यादा,
मिनिमम 1000 डिग्री तो चाहिए ही चाहिए। कोयले को 1000 डिग्री सेल्सियस ताप से अधिक पर गर्म करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? कोयले का प्रक्रम। और वायु की अनुपस्थिति में, ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स खुद लिख लेंगे, वायु की अनुपस्थिति में। ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद है रिफाइनिंग। देखिए रिफाइनिंग होता है शुद्धिकरण, शुद्धिकरण कह लीजिए या फिर परिष्करण कह लीजिए। रिफाइनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पेट्रोलियम इनटू यूजफुल फ्रैक्शनल्स एंड रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज। जो पेट्रोल है, पेट्रोल को क्या करना है? यूजफुल फ्रैक्शंस को, मीन्स जो जरूरी चीजें हैं उनको अलग करना, और जो अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज है उनको अलग करना ही क्या कहलाता है? रिफाइनिंग कहलाता है। जो यूजफुल चीजें हैं उनको अलग कर लेंगे, और जो नॉट यूजफुल थिंग्स हैं, इम्प्योरिटीज हैं, उनको अलग कर देंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? रिफाइनिंग कहते हैं, परिष्करण कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज देखिए क्या होते हैं? समाप्त होने वाले संसाधन। क्या होते हैं? समाप्त होने वाले संसाधन। दोज रिसोर्सेज विच आर बीइंग फिनिश्ड बाय वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज और लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज भी नेचुरल रिसोर्सेज ये होते हैं, ये लिमिटेड अमाउंट में हैं। डेफिनेशन की हम बात करें तो ऐसे संसाधन, ऐसे रिसोर्सेज जो मनुष्य की गतिविधियों के द्वारा क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे या धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब क्या है? एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज हैं। अगर हम इनका लगातार ऐसे ही यूज करते रहे तो एक टाइम आएगा कि जब ये क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ठीक है। इनएग्जिस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन, या फिर मैं कहूँ कि जो समाप्त होने वाले नहीं हैं। वेस्ट रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट फिनिश और एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉल्ड इनएग्जिस्टिबल और अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जिस्टिबल क्या थे? लिमिटेड थे। इनएग्जिस्टिबल क्या है? अनलिमिटेड है। यहाँ से डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। मींस इनएग्जिस्टिबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो मनुष्य की गतिविधियों के द्वारा जो है वो समाप्त नहीं होते। जैसे एयर हो गया, वाटर, सोलर एनर्जी, ये सब क्या है? इनएग्जिस्टिबल रिसोर्सेज हैं। इनका आप लंबे समय तक यूज करते रहें, ये यूज करने से खत्म नहीं होते। जो संसाधन यूज करने पर धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं या हो जाएंगे उन्हें हम कहेंगे एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज, और जो खत्म नहीं होते उन्हें हम कहेंगे इनएग्जिस्टिबल रिसोर्सेज। ठीक है। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए है बेटा, सेम ही है, ये मैंने बोला है ये सारा हिंदी में भी, तो आप इन्हें जो है अच्छे से रीड करोगे। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं टेक्सचुअल के क्वेश्चन आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या है हमारा? व्हाट आर द एडवांटेजेस? एडवांटेजेस क्या होता है? लाभ, फायदा। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG? सबसे पहले आपको CNG और LPG की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। CNG की क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और LPG की लिक्विफाइड, क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। तो इसने कहा है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज अ फ्यूल। कह रहे हैं ईंधन के रूप में ना हम CNG और LPG का उपयोग कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या लाभ मिलेगा, क्या फायदा है CNG और LPG को ईंधन के रूप में उपयोग करने का। तो पहले LPG की बात करते हैं। LPG सबको पता होगा, सबके घरों में यूज होती है। जो गैस सिलेंडर आप यूज करते हो वो LPG के ही होते हैं। तो आप खुद ही सोचिए क्यों यूज करते हो आप? क्योंकि जब हम उससे पोल्यूशन नहीं होता, धुआं तो नहीं निकलता उससे। ठीक है। और कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा का मतलब कम अमाउंट में हमें ज्यादा हीट मिलती है, और रेजिड्यू नहीं बचता। जैसे अगर हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो उसमें से गोबर के उपलों से क्या होता है, बाद में राख निकलती है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना आसान है, आसानी से जल जाती है, साफ सुथरा फ्यूल है। आप अपनी तरफ से भी बना के बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है? LPG इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर फ्यूल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। पहला रीजन क्या है? LPG हैज अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। LPG की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? ज्यादा है। इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज अबाउट 50 किलो जूल पर ग्राम। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? अभी मैंने आपको बताया था उसमें मान क्या होता है इसका, कि कम अमाउंट में ज्यादा हीट मिलना।
जैसे आप उतनी अमाउंट में गोबर के उपले लीजिए, उतनी अमाउंट में एलपीजी गैस लीजिए, तो एलपीजी गैस आपको ज़्यादा हीट देगी। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? 50 किलो जूल पर ग्राम। दिस मीन्स दैट व्हेन 1 ग्राम ऑफ एलपीजी बर्न्स इन अ गैस स्टोव इट प्रोड्यूस अबाउट 50 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी। अभी मैंने आपको बोला अगर आप 1 ग्राम एलपीजी गैस लोगे तो उससे कितनी हीट निकलेगी? 50 किलो जूल हीट, जबकि उपले से इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम गैस निकलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हम सेकंड करते हैं, इट बर्न्स विद स्मोकलेस फ्लेम। ये धुआं रहित है, इसकी जो ज्वाला होती है वो धुआं रहित होती है, इसलिए पोल्यूशन भी इससे नहीं होता। थर्ड, एलपीजी डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैसेज ऑन बर्निंग। एलपीजी जलने पर कोई भी हानिकारक गैस, जहरीली गैस प्रोड्यूस नहीं करती, पैदा नहीं करती। फोर्थ, एलपीजी इज इजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू स्टोर। इसको स्टोर करना आसान है, एक सिलेंडर में इजिली हम स्टोर करके रख लेते हैं। इसको स्टोर करना जो है, हैंडल करना, वो क्या है? आसान है, कन्वीनियंट है, रख रखाव इसका आसान है। इट अंडरगोज कंप्लीट कंबशन, पूरी जलती है, ऐसा नहीं है कि साथ में बाद में राख छुटी या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट बाद में ये नहीं छोड़ती है। एंड सिक्स, एलपीजी इज अ वेरी नीट एंड क्लीन डोमेस्टिक फ्यूल, बिल्कुल साफ सुथरा जो है ये घरेलू ईंधन है। ठीक है, फिर सीएनजी क्या है? इट डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन। व्हीकल्स में यूज होती है सीएनजी, क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज एयर पोल्यूशन इससे नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए सीएनजी एवं एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने का क्या लाभ है? तो देखिए एलपीजी का लाभ क्या है? एलपीजी एक अच्छा ईंधन मानी जाती है क्योंकि इसका कैलोरी मान क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू क्या है इसकी? ज्यादा है, कितनी है? 50 किलो जूल पर ग्राम। मतलब कि 1 ग्राम एलपीजी में 50 किलो जूल ऊष्मा, 50 किलो जूल हीट आपको मिलेगी। इसकी ज्वाला धुआं रहित होने के कारण प्रदूषण नहीं फैलाती, कोई पोल्यूशन इससे नहीं होता। एलपीजी के जलने पर कोई विषैली गैस पैदा नहीं होती। एलपीजी को संभाल कर और इसको रख रखाव जो है वो आसान है, पूरी तरीके से जलती है, साफ सुथरा ईंधन है, मीन्स कोई भी धुआं नहीं रहता, कोई भी जो है बाद में रेजिड्यू नहीं बचता। और सीएनजी का क्या फायदा है? ये वायु प्रदूषण नहीं फैलाता है। ठीक है, सीएनजी वाहनों में यूज होती है और ये वायु प्रदूषण भी नहीं करता, क्योंकि वायु प्रदूषण नहीं करता इसीलिए तो वाहनों में यूज हो रही है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग द रोड। रोड की सरफेसिंग करने पर, रोड की सरफेसिंग करना मीन्स क्या है? सड़क के निर्माण में पेट्रोल का कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जाता है? बिटुमेन। ये एक प्रोडक्ट का नाम है, क्या है? बिटुमेन। बिटुमेन क्या किया जाता है? रोड की सरफेसिंग करने में, मीन्स सड़क बनाने में उपयोग में लाया जाता है। पेट्रोलियम को कौन सा उत्पाद, पेट्रोलियम का आएगा यहाँ पे, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा है? बिटुमेन है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब हाउ कॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। मीन्स ये क्या कह रहा है कि कोयला बनता कैसे है, हमें बताना है कि कोयला जो है वो बनता कैसे है, हमें इस प्रोसेस का नाम बताना है। कोयला बनता, जो डेड वेजिटेशन है उससे कोयला कैसे बनता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ इज कॉइल फॉर्म्ड एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। वैसे तो हम इसको ओवरव्यू में पढ़ चुके हैं जब हमने कीवर्ड्स करे थे। तो देखिए, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब क्या है इसका कि लगभग 300 लाखों साल पहले, द फॉरेस्ट गॉट बरिड अंडर द सोइल, जो जंगल थे वो क्या हो गए थे? धरती के नीचे दब गए थे। दे वर कंप्रेस्ड बाय सॉइल डिपॉजिट एंड टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। फिर क्या हुआ? उसके जैसे फॉरेस्ट थे वो धरती के नीचे दबे, धीरे धीरे क्या हुआ? वो और नीचे नीचे, सैंक डीपर बोला है इसे, सैंक डीपर, वो धीरे धीरे और नीचे जाते रहे जाते रहे। जैसे जैसे नीचे जाते रहे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता गया? बढ़ता गया। ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, द प्रेशर coil was formed, the pressure coil was formed from dead vegetation by the process of carbonization। इस हाई टेम्परेचर की वजह से जो ये
प्लांट्स थे, ये जो धरती के नीचे गए हैं, इनके ऊपर टेम्परेचर बढ़ता गया, तो उसके बाद क्या हो गया, द प्रेशर कोयल वाज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर इससे क्या बन गया भाई, धीरे धीरे कोयला बन गया। किससे बना, फ्रॉम डेड वेजिटेशन, जो मृत वनस्पति थी, वेजिटेशन मीन्स वनस्पति, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्या पढ़ा कि कोयला कैसे बना। वैसे तो हम जो है इसको बेसिक में पढ़ चुके हैं, अभी हमने जो कीवर्ड्स करे थे। ठीक है, आज का ये देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान कल के लेक्चर में करेंगे हम। थर्ड है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। जो मृत वनस्पति है, डेड वेजिटेशन है, उससे कोयला कैसे बनता है और इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए, मृत वनस्पति से कोयले की उत्पत्ति। कोयला उन वनों के विघटन से बना है जो आज से करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर दब गए थे। करोड़ों वर्ष पहले कुछ पेड़ क्या हो गए थे, धरती के नीचे दब गए थे। ऐसा विचार है कि करोड़ों वर्ष पहले भूकंप तथा ज्वालामुखी इत्यादि के कारण वृक्ष पृथ्वी की सतह के नीचे दब गए और मिट्टी तथा रेत से ढक गए। मीन्स क्या है यहाँ पर कि भाई करोड़ों साल पहले ना भूकंप और ज्वालामुखी की वजह से ये पेड़ धरती के नीचे दब गए, इनके ऊपर जो है वो मिट्टी चढ़ती गई, रेत चढ़ता गया। पृथ्वी के अंदर उच्च दाब और उच्च ताप के कारण वायु की अनुपस्थिति में ये दबे हुए वृक्ष धीरे धीरे किस में बदल गए, कोयले में। जैसे जैसे नीचे दबते रहे वैसे वैसे टेम्परेचर ज्यादा होता रहा, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे हवा तो होगी नहीं वहां पर, तो वायु की अनुपस्थिति में ये दबे हुए कोयले धीरे धीरे किस में चेंज हो गए, कोयले में चेंज हो गए। वृक्षों की लकड़ी से कोयला बनने में करोड़ों वर्ष का समय लगा। कोयले के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। जो वृक्षों की लकड़ी थी वो धरती के नीचे दब गई, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, हवा धरती के नीचे मिली नहीं, तो धीरे धीरे वो जो वनस्पति थी, वो जो पेड़ पौधे थे, वो किस में चेंज हो गए, कोयले में चेंज हो गए। तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया कि कोयला कैसे बनता है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल भी आ सकता है, हाउ इज कोयल फॉर्म्ड, तो आपको आंसर यही लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे कल। आपको अच्छे से ये लर्न करने हैं और उसके बाद राइट भी करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।